स्टूडेंट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में हम स्टडी कर रहे थे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, जिसके अर्थ और परिभाषाओं को हमने स्पष्ट किया था पिछली कक्षा में। और आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति इसके अर्थ के साथ में ही जुड़ी हुई है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ के विषय में विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है, इसलिए इसकी प्रकृति के बारे में भिन्न भिन्न विचार भी पाए जाते हैं। इसलिए इसके अध्ययन में हम देखते हैं कि जो राजनीतिक चिंतन को दो भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला जो भाग है वो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, और दूसरा है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की क्या प्रकृति है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत है उसका नेचर कैसा है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इसके प्रतिपादक कौन थे, और साथ में ही जो परंपरागत राज सिद्धांत थे उनके मूल्य क्या थे, आदर्श क्या थे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट वाइज इसको अध्ययन करते हैं कि वर्णनात्मक अध्ययन। सबसे पहले देखिए, परंपरागत चिंतन की मुख्य विशेषता यह है कि ये मुख्यतः वर्णनात्मक है, जिसका अभिप्राय यह है कि इसमें केवल राजनीतिक संस्थाओं और उससे संबंधित समस्याओं का वर्णन मात्र किया जाता था। उस संस्था में सुधार और समस्याओं को दूर करने के लिए कोई सुझाव या समाधान प्रस्तुत नहीं किया जाता था। अतः इस प्रकार का अध्ययन न तो व्याख्यात्मक था और न ही विश्लेषणात्मक, मात्र वर्णात्मक था। देखिए, इसके अंतर्गत इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो पहले जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था उसकी नेचर कैसा था। उसका पहला नेचर या उसकी जो प्रकृति है, जो उसका स्वरूप है, वो है कि वह वर्णनात्मक अध्ययन है। और जब हम कोई डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं तो उसके अंतर्गत सिर्फ हम समस्याओं को ही अध्ययन करते हैं, लेकिन समस्याओं से संबंधित क्योंकि आंकड़े नहीं होते इतने, तो इसलिए हम कोई सुझाव या कोई समस्याओं को दूर करने की कोई भी समाधान प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति थी वर्णनात्मक अध्ययन केवल, जिसमें सिर्फ व्याख्यात्मक था, उसमें किसी तरीके का कोई एनालिसिस नहीं किया हुआ था, सिर्फ वर्णन किया गया था कि कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी और उनसे संबंधित समस्याएं क्या थी। दूसरी है समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना। परंपरागत लेखकों के द्वारा जिन अन्य की रचनाएं की गई हैं उसमें मुख्यतः उन समस्याओं का वर्णन किया गया है जो कि तत्कालीन समाज में मौजूद थी। अतः इन विद्वानों द्वारा उन समस्याओं के लिए स्थायी समाधान ढूंढने की कोशिश की गई। अब इसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि कोई विश्लेषणात्मक तो अध्ययन नहीं किया गया, लेकिन उस समय जो तात्कालीन परिस्थितियां थी, जो सामाजिक समस्याएं थी, तो उस समय उनके स्थायी समाधान ढूंढने की कोशिश जरूर की गई थी। एग्जाम्पल में इन्होंने स्पष्ट किया है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है जैसे प्लेटो ने यूनानी नगर राज्यों में व्याप्त राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दार्शनिक राजा की बात कही, जिससे अपन ने बात की, क्योंकि ये एक आदर्शी सिद्धांत है जो हमने कल पढ़ा था कि एक तरह से आदर्शी सिद्धांत के तौर पर उन्होंने फिलोसोफर राजा किंग के बारे में इन्होंने बात करी थी। वहीं दूसरी ओर मैकावली ने इटली की जो तात्कालीन दुर्दशा को देखकर राजा को अपने राज्य को विस्तृत और मजबूत करने के लिए झूठ, कपट, हत्या और अन्य सभी प्रकार के साधनों के प्रयोग करने का अधिकार व आदेश देता है। देखिए, जिस तरीके से प्लेटो ने जो उस समय जो तात्कालीन परिस्थिति थी उसके अंतर्गत बताया कि फिलोसोफर राजा जो है वो होना चाहिए, और उसी तरीके से मैकावली ने भी बताया कि साम दाम दंड भेद कुछ भी राजा यूज कर सकता है जो राज्य के हित के लिए होता है। उसे ये जरूरी है कि अपने राज्य को विस्तृत और मजबूत करना है, तो वो किसी भी तरीके का आदेश दे सकता है और अधिकार दे सकता है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि इस तरीके का जो आदर्शी सिद्धांत है, यहाँ सिर्फ समस्याओं का तात्कालीन समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार हॉब्स की अराजकता की स्थिति को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। इस प्रकार इस हम देखते हैं हॉब्स का भी, हम देखते हैं थॉमस हॉब्स जो है उन्होंने भी इसी तरीके से उनकी जो बहुत ही ख्यात जो लेवियाथन ग्रंथ है उन्होंने स्पष्ट किया, जो सामाजिक समझौते से संबंधित था। तो सामाजिक समझौते से संबंधित जो एक प्रतिज्ञा ली गई, उस प्रतिज्ञा के बाद में जो एक निरंकुश राजतंत्र जो कि एक प्राकृतिक अवस्था के बाद में स्थापित हुआ,
प्राकृतिक दशा के बाद में उसको विकसित किया गया, तो वहाँ आवश्यकता महसूस की गई सामाजिक समझौते के बाद में कि एक राजतंत्र की राज्य की उत्पत्ति होनी चाहिए। इसके संदर्भ में उन्होंने जो राज्य की उत्पत्ति की वो थी निरंकुश राजतंत्र। तो इस तरीके से निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की गई। तो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों की जो समस्याएं थी उनका समाधान सिर्फ किया जाता था। तो इस प्रकार परंपरागत चिंतकों द्वारा मुख्यतः तात्कालीन समाज में मौजूद समस्याओं के बारे में ही ध्यान दिया गया और उसी की तरफ समाधान किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण हम बिंदु देखते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के लिए, वह है कि परंपरागत चिंतन की एक अन्य विशेषता यह है कि वे धर्म और दर्शन से विशेष रूप से प्रभावित रहे हैं और उनमें नैतिक मूल्य विद्यमान रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वह जो टाइम था वो प्लेटो अरस्तू का था। तो क्योंकि वो एक आदर्शवादी सिद्धांत पर किसी भी राजनीति का आधार मानते थे और नैतिक गुणों को, धर्म को, दर्शन को आपस में जोड़ते थे। तो इस तरीके से प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में इनका कम प्रभाव दिखाई पड़ता है। जबकि मध्य युग में ईसाई धर्म ने चिंतकों के चिंतन को बहुत ही प्रभावित किया। राज्य और धर्म के झगड़ों में यूरोप के कई विद्वानों द्वारा धर्म का पक्ष लिया गया और कहा कि धर्म राज्य से प्रथम या श्रेष्ठ है तथा धर्माधिकारी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। इसका समर्थन सर्वप्रथम थॉमस एक्विनास द्वारा किया गया और बाद में विलियम कम ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन किया। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि दर्शन और धर्म और नीति शास्त्र का प्रभाव जो है वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के अंतर्गत है। अरस्तु और प्लेटो का इन्होंने बताया कि उनके चिंतन में फिर भी इतना नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब हम बात थॉमस एक्विनास की करते हैं तो उन्होंने उस समय इस बात का समर्थन किया कि धर्म राज्य से प्रथम और श्रेष्ठ है। चौथा हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत है कानूनी और औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययन। देखिए, परंपरागत अध्ययन मुख्यतः कानून द्वारा निर्मित औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित था। इसके आगे कुछ नहीं था। मुख्य रूप से इस पर यही था कि जो भी संस्थाएं हैं औपचारिक रूप से जो कानून द्वारा निर्मित है उसका स्टडी किया जाए तथा संस्थाओं का मात्र संरचनात्मक अध्ययन किया गया। मतलब उनका जो स्ट्रक्चरल अध्ययन था वो स्टडी थी, उसी तक ही वो सीमित थे। इन विचारों द्वारा औपचारिक संस्थाओं के बाहर जाकर अध्ययन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। देखिए, लास्की और मुनरो आदि जैसे विद्वानों ने भी अपने अध्ययन में संस्थाओं के कानूनी और औपचारिक रूप का ही अध्ययन किया। तो हमने देखा कि महत्वपूर्ण बिंदु ये थे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति कैसी थी। देखिए, स्वरूप कैसे होता है, स्वरूप जो है उस समय जो तात्कालीन घटनाएं होती है जिससे कि उस कॉन्सेप्ट को उभरने में हेल्प करती है। तो ये सारी उस समय की घटनाएं हैं कि उनका जो स्टडी किया गया, वर्णनात्मक अध्ययन किया गया, समस्याओं का जो समाधान प्रस्तुत किया गया था वो भी तात्कालीन था। और धर्म और दर्शन और नीति शास्त्र का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जिसमें धर्म को श्रेष्ठ बनाया गया, राज्य से ऊपर माना गया। फिर है कानूनी औपचारिक संस्थाएं। हम देखते हैं कि सिर्फ औपचारिक जो संस्थाएं थी जो कानून का निर्माण करती थी, सारी जो स्टडी है उससे संबंधित जो भी राजनीतिक घटनाएं हैं केवल उन्हीं का अध्ययन किया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पारंपरिक या हम कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत है। फिर हम देखते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति कैसी है। देखिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो की जो प्रकृति है वो अनुभववाद और वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि इसमें महत्वपूर्ण बिंदु इसमें ये है कि वैज्ञानिक पद्धति है और अनुभववाद पर आधारित है। तो जहाँ हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति का सवाल है तो उसके निर्धारण में सबसे बड़ा योगदान जो है वो आनुभविक पद्धतियाँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि 2 तरीके की धाराएं हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। वो है एक तो आदर्शी धारा और आदर्शी सिद्धांत और दूसरा है आनुभविक सिद्धांत। उसी के आधार पर जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति है वो आदर्शी प्रकार की है
और यह है अनुभाविक प्रकार की, मतलब अनुभवों पर आधारित राजनीतिक व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ये जो अध्ययन है ये तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर किया जाता है और फिर सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य विशेषता क्या है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की, कि ये इसका अनुभाविक पद्धतियां और वैज्ञानिक पद्धति जो है इसकी मुख्य विशेषता है, और इन दोनों पर ही आधुनिक राजनीतिक चिंतन आधारित है। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त जब समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसी विधाओं में से भी खुलकर सहायता दी जाने लगी, इसके प्रभाव के कारण ही शक्ति, प्रभाव, सत्ता, राजनीतिक अभिजन, राजनीतिक संस्कृति तथा राजनीतिक विकास जैसी विभिन्न धारणाओं का जन्म हो पाया। तो ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो है वो इसी वजह से आया, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि यह मानव व्यवहार के यथार्थ अध्ययन से होती है। यह मूल्यों के बजाय तथ्यों के अध्ययन पर बल देती है। जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है वो तथ्यों पर बल देती है, और यह राजनीति को जैसे दर्शन, कल्पना, इतिहास से दूर ले जाकर विज्ञान में तौर पे अपन बात करें तो साइंस पर ये आधारित है। और जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो व्यवहारवादी आंदोलन हुए थे उसमें आधुनिक राजनीति सिद्धांत के अध्ययन को कई नई दिशा प्राप्त हुई। तो इनके समर्थक जो मुख्य रूप से थे वो समर्थक थे इनके चार्ल्स मैरियम, डेविड एस्टन, हैरल्ड लासवेल, रॉबर्ट डहल, आमंड, कॉल डायच। ये मुख्य रूप से आधुनिक राजनीतिक चिंतन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि मुख्य रूप से इसमें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति इस तरीके से स्पष्ट है।